हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और 2025 संस्करण विज्ञान द्वितीय सेमेस्टर के लघुत्तरी प्रश्न हम लोग कर रहे थे। 50 प्रश्न तक कर लिए थे। आज हम लोग एक प्रश्न नंबर 51 से शुरू करेंगे, तो चलिए ये कंटिन्यू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। कृषि कार्य में प्रयुक्त उपकरण डिबलर एवं कल्टीवेटर की उपयोगिता लिखिए। डिबलर की क्या उपयोगिता है? डिबलर रबी फसल के बीजों को बोने का साधारण यंत्र होता है। इसके द्वारा छिद्रों के माध्यम से बीजों को बोया जाता है, जिससे फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है। गेहूं बोए जाते हैं। डिबलर डिबलर में ऐसे ऐसे होता है, और इसमें छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, जिसमें ऊपर से गेहूं नीचे तक डाला जाता है। कल्टीवेटर कल्टीवेटर यंत्र खेतों में उपयोग किया जाता है। ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर यंत्र का उपयोग करके खेत की जुताई पर मिट्टी को उलट पलट कर दिया जाता है। इससे मिट्टी में गुणवत्ता सुधार होता है। यह यंत्रों में श्रम तथा समय दोनों की बचत होती है, तथा खेत में जुताई भी ठीक से हो जाती है। डिबलर जो है वह बुआई के काम आता है, और कल्टीवेटर जुताई के काम आता है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 52। लवण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। तो उत्तर दिया हुआ है लवण। लवण एक यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर निर्मित होता है। खाने वाला नमक एक प्रमुख लवण है। रसायनतः यह नमक सोडियम और क्लोरीन का सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक है। लवण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य लवण, दूसरा है अम्लीय लवण, तीसरा है क्षारीय लवण, और द है द्विक लवण। अम्लीय लवण का उदाहरण है NaHSO4 और NaH2PO4। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या है? इसका उपयोग समझाइए। तो उत्तर दिया हुआ है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन हेतु वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नाभिकीय क्रिया से प्राप्त ऊष्मा पानी को गर्म करके भाप बनाने के काम आती है, जिससे फिर बिजली उत्पन्न करने हेतु प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा हमें नाभिकीय विखंडन के द्वारा प्राप्त होती है, और नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे पानी गर्म करते हैं, उसे भाप में कन्वर्ट करके उस भाप से टरबाइन को चला के बिजली का उत्पादन करते हैं। उपयोग 2009 में दुनिया की बिजली का 15% परमाणु ऊर्जा से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त परमाणु प्रेरणोदन का उपयोग करने वाले 150 से अधिक नौसेना पोतों का निर्माण किया गया है। 54 नंबर देखते हैं। कोशिका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, कोशिका क्या है? पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। कोशिका मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी कोशिका छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर निर्मित हुआ है। इन इकाइयों को कोशिका सेल कहा जाता है। कोशिकाएं निर्जीव नहीं है, बल्कि ये शरीर की जीवित इकाइयां हैं। ये गति करती हैं, श्वास लेती हैं, अपना पोषण पर वृद्धि करती हैं। ये गति करती हैं, ये श्वास लेती हैं, ये पोषण पर वृद्धि करती हैं, व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं एवं जनन भी करती हैं। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित इकाइयों का एक समूह है। ये मानव शरीर की निर्माणक इकाई कही जाती है। शरीर निर्माण में यह ठीक उसी प्रकार कार्य करती है जैसे भवन निर्माण में ईंट कार्य करती है। ईंटों को आपस में जोड़ने हेतु सीमेंट का उपयोग किया जाता है, जबकि कोशिकाएं शरीर में कोलोजन नामक तत्व से जुड़ी रहती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
यद्यपि ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, फिर भी शरीर में पाई जाने वाली प्रत्येक कोशिका का एक भिन्न अस्तित्व होता है। प्रत्येक कोशिका एक पतली झिल्ली से ढकी रहती है और दूसरी कोशिका से अलग रहती है। कोशिकाएं जीवधारियों में पाई जाती हैं, जिनमें अधिकांश जीवधारी बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीवधारी होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा। एक कोशिकीय जीवों के एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों के बहुकोशिकीय कहते हैं। पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर। पहला, पादप कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। कवकों में इसका अभाव होता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो सीधा सीधा है कि कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरा देखते हैं, पादप परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी धानी होती है, जिसके कारण कोशिका द्रव्य भित्ति के साथ साथ एक अस्तर के रूप में होता है। जंतु कोशिका का देखते हैं, जंतु कोशिका में धानियां नहीं होती हैं। सीधा सीधा है कि इसमें धानी होती है और इसमें धानी नहीं होती है। ऊपर वाले में कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तीसरा देखते हैं, पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में लवक होते हैं। क्लोरोफिल युक्त हरे लवक हरित लवक कहलाते हैं। जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला हमने देखा है कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती है। दूसरा हमने देखा कि पादप में धानी होती है और जंतु कोशिका में धानियां नहीं होती हैं। तीसरे में हमने देखा कि इसमें लवक नहीं लवक होते हैं पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं। चौथा देखते हैं, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रियल अनुपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। इसमें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होते हैं। और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारे प्रतिदिन के भोजन में तत्वों की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम तथा लक्षण तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। लक्षण इसका है चर्म रोग, त्वचा पर चकत्ते और आँखों की कमजोरी। उपाय इसका है विटामिन ए से युक्त पदार्थों का सेवन और डॉक्टरी सलाह लेना। 56 देखते हैं, भूकंप आने के क्या कारण हैं? भूकंप से बचने के उपाय एवं प्रबंधन के क्या क्या तरीके अपने स्तर पर अपनाएं, लिखिए। उत्तर देखिए, भूकंप के आने के कारण निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ज्वालामुखी का विस्फोट, पृथ्वी का सिकुड़ना। तीसरा है बल तथा भ्रंश, भू संतुलन तथा कृत्रिम तरीके से भी भूकंप लाया जाता है। भूकंप का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूकंप का मानव जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। भूकंप मानव हेतु प्राय अभिशाप तथा कभी कभी वरदान सिद्ध होते हैं। इसमें अनेक हानियां तथा कुछ लाभ भी होते हैं। हानियां क्या क्या हैं? पहला है, भूकंप से धन जन की अपार हानि होती है। दूसरा दिया हुआ है कि कई बार भूकंप से नदियों के मार्ग में बाधा पड़ जाती है तथा उनका प्रवाह रुक जाता है। तीसरा है, जब समुद्री भाग में भूकंप आता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, जिससे जलयानों को भारी क्षति पहुंचती है। चौथा है, भूकंप से भूपटल पर बड़े बड़े भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे यातायात संचालन में अवरोध होता है। लाभ देख लीजिए। भूकंप से जितनी क्षति होती है उसका 1/4
100वां भाग भी लाभ नहीं होता है। भूकंप से कुछ प्रत्यक्ष लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है, भूकंपीय तरंगों से हमें भूगर्भ का ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। दूसरा है, भूकंप से भूस्खलन क्रिया होती है जो अपक्षय में सहायता करती है। इससे मिट्टी के निर्माण में सहायता मिलती है और कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा दिया हुआ है कि भूकंपों से बड़े पैमाने पर बलन या भ्रंश पड़ जाते हैं, जिससे पर्वत, पठार, घाटियां आदि कई नई श्रृंखला कृतियों का जन्म होता है। चौथा है, भूकंपीय प्रदेशों से कई बार जल स्रोतों का जन्म होता है जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। भूकंप से बचने के उपाय। भूकंप से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है, भूकंप के आने के समय विद्यालय तथा भवन से तत्काल बाहर खुले स्थान पर आ जाएं। दूसरा है, मकान बहुमंजिला है तो मकान से बाहर निकलकर मैदान में आ जाएं। भूकंप से बचने के उपाय हैं। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं, दिया हुआ है आपका। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर लिखिए। प्रकाश संश्लेषण जो कि पौधों पर आधारित है और श्वसन जीव जंतुओं पर। तो प्रकाश संश्लेषण देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल के मध्य रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। श्वसन में ग्लूकोज और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जल तथा CO2 बनता है। दूसरा देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण एक रचनात्मक क्रिया है, श्वसन एक नाशात्मक क्रिया है। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण से सौर ऊर्जा के प्रयोग से भोजन बनता है। विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। तीसरा है, श्वसन में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन संचित रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग सजीव अपने विभिन्न कार्यों में करता है। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं, दिया हुआ सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमने अति लघुत्तरी में भी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किया था। हो सकता है कि अति लघुत्तरी और लघुत्तरी दोनों में पूछे, कहीं न कहीं एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आइए सूर्य ग्रहण समझते हैं। अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक दो बार लिख के याद करिएगा। और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति में हमें सूर्य का वह भाग दिखाई नहीं पड़ता जो चंद्रमा से ढक जाता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी के जिस क्षेत्र में चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूपेण अवरुद्ध कर देता है तो उस क्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। इसी प्रकार वह क्षेत्र जो चंद्रमा के उपछाया में होता है तथा जहाँ सूर्य केवल आंशिक रूप से दिखाई देता है, तो ऐसे स्थान पर खंड सूर्य ग्रहण पड़ता है। यदि चंद्रमा की परिछाया का केवल छोर ही पृथ्वी को छूता है तो उस स्थिति में वलयाकार सूर्य ग्रहण पड़ता है। प्रश्न नंबर 59 दिया हुआ, इसरो क्या है। इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इंग्लिश में इसका नाम दिया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। भारत न केवल अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आज सक्षम है, बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग भी कर रहा है। इसरो वर्तमान में ध्रुवीय कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV एवं GSLV की सहायता से क्रमशः कृत्रिम एवं भूस्वामी उपग्रह प्रक्षेपित करता है। संस्था ने 1 अक्टूबर 1958 से कार्य करना शुरू किया है। तब से आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के संपूर्ण कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए गए हैं।
संचालित किए गए हैं, जिनमें अपोलो चंद्रमा अभियान, स्काई लैब, अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल हैं। वर्तमान में नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को समर्थन दे रही है तथा ओरायन बहुउपयोगी कर्मी दल वाहन व व्यापारिक कर्मी दल वाहन के निर्माण तथा विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संस्था लॉन्च सेवा कार्यक्रम LSP हेतु भी जिम्मेदार है, जो लॉन्च कार्यों व नासा के मानव रहित लॉन्चों की उल्टी गिनती पर ध्यान रखता है। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। मंगल ग्रह की खोज में भारत का योगदान बताइए। उत्तर दिया हुआ है भारत के मंगलयान का मंगल की कक्षा में प्रवेश। अंतरिक्ष अभियान में भारत ने एक बड़ी कामयाबी उस समय प्राप्त की जब स्वदेश निर्मित मंगलयान ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 24 दिसंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। इसी के साथ यूरोपीय संघ, अमेरिका तथा रूस के बाद भारत विश्व का चौथा ऐसा देश हो गया जिसने मंगल की कक्षा में अथवा फिर इसकी सतह पर अपने यान भेजने में सफलता प्राप्त की है। इनमें से केवल भारत ने ही अपने प्रथम प्रयास में यह सफलता अर्जित की है। प्रश्न नंबर 61 दिया हुआ है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव के उत्सर्जन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्सर्जन शरीर द्वारा भोजन के अंतर्ग्रहण तथा पाचन के पश्चात शरीर उपयोगी पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंचाता है। अपचित एवं अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के बाहर निकालने की जरूरत होती है। शरीर में उपापचय की क्रियाओं द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। गैस, तरल तथा ठोस पदार्थों का उत्सर्जी होना आवश्यक है और इनमें से प्रत्येक के उत्सर्जन की प्रक्रिया एक दूसरे से भिन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ है जिसे सांसों द्वारा बाहर निकाला जाता है। श्वसन के समय कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में स्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर अथवा पानी में घुलकर स्थानांतरित होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन फेफड़ों की सतह से होता है। उत्सर्जी अंग जो फेफड़ा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठोस अपशिष्ट मुख्यतः भोजन का अपचित भाग होता है, जैसे सब्जियों के रेशे आदि। मुंह में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तथा आमाशय में समाप्त होता है। पचित भोजन पेट की भित्तियों द्वारा अवशोषित हो जाता है। अपाचक पदार्थ बड़ी आंत में आ जाता है और गुदा के रास्ते से बाहर निष्कासित हो जाता है। मुंह से लेकर गुदा तक एक ही रास्ता होता है। अपशिष्ट तरल पदार्थों के पाचन के लिए एक जटिल क्रियाविधि की जरूरत होती है, क्योंकि रुधिर में पोषक तत्व तथा अपशिष्ट पदार्थ दोनों ही होते हैं। इसलिए इनके छानने तथा अलग करने की विशेष विधि होती है। इस प्रक्रिया में उपयोगी पदार्थ शरीर में ही रह जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं। यह क्रिया शरीर में स्थित वृक्कों द्वारा संपन्न की जाती है। शरीर में इनकी संख्या 2 होती है। यदि इनमें से एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो दूसरा वृक्क अकेले ही पूर्ण कार्यभार संभालता है। ऊपर जो चित्र था भी हम आपको दिखाएंगे। चित्र में शरीर में वृक्क की स्थिति एवं वृक्क के कटे हुए एक भाग को दिखलाया गया है। वृक्क धमनी
महाधमनी से रुधिर लेकर वृक्क में पहुंचती है। अपशिष्ट पदार्थ अलग करने के बाद साफ रुधिर वृक्क शिरा द्वारा वापस भेज दिया जाता है। वृक्क द्वारा पृथक किए गए अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र कहा जाता है। यह मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में जाता है और मूत्र मार्ग से उत्सर्जित हो जाता है। वृक्क सेम के आकार का होता है। वृक्क के भीतर वृक्क धमनी कई लाख कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक कोशिका पुनः बार बार विभक्त होती है और कुंडलित हो जाती है। इस संरचनाओं को कोशिका गुच्छ कहा जाता है। इनकी भित्तियों से रक्त छन जाता है। छना हुआ द्रव अथवा सीरम छोटे छोटे प्यालों या बोमन संपुट में एकत्रित हो जाता है। इन छने हुए तरल में ग्लूकोज, लवण एवं नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं। प्रोटीन रुधिर में ही रह जाती है। इस प्रक्रिया को, जिसमें छोटे अणु छनकर बाहर आ जाते हैं तथा प्रोटीन जैसे बड़े अणु बाहर नहीं आ पाते हैं, अपोहन या डायलिसिस कहा जाता है। वृक्क में स्थित कोशिका गुच्छ डायलिसिस थैली का कार्य करता है। मूत्र मार्ग में आने से पूर्व छना हुआ तरल बहुत ही महीन नलियों में से गुजरता है। इन नलियों में ग्लूकोज एवं अन्य उपयोगी पदार्थ पुनः अवशोषित हो जाते हैं। अवशोषित पदार्थ वृक्क शिरा में स्थित रक्त में वापस आ जाते हैं। अपशिष्ट तरल, जिससे मूत्र कहा जाता है, निष्कासन के लिए मूत्राशय में आ जाता है तथा इस क्रिया द्वारा डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। आइए आपको चित्र दिखा देते हैं। जो हमने वृक्क का जो चित्र है इसको देख लीजिएगा। 2-4-5 नाम याद कर लीजिएगा। ये देखिए, यही वृक्क है। ये एंड्रिल ग्रंथि है, कार्टेक्स, मेडुला, धमनी, श्रेणी, शिरा, निम्न महाशिरा, पृष्ठ महाधमनी, मूत्रवाहिनी, ब्लेडर और मूत्रमार्ग। ये चित्र है आपका। आप इसको 1-2 बार बना के देख लीजिएगा और थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित समझाइए। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन ऐसे ही आप अपने कॉपी में लिखेंगे। पहला देखते हैं। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण, अर्थ, रंग, अवस्था एवं आकृति आदि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु उसकी रचना में कोई अंतर नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन का सीधा सीधा अर्थ चांदी का एक टुकड़ा है, उससे एक कड़ा बनाया गया, वह एक भौतिक परिवर्तन है। उसकी अवस्था या उसके रूप रंग में परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक परिवर्तन, जिसमें रूप रंग परिवर्तन होता है। जैसे देखिए, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, अवस्था आदि सभी कुछ परिवर्तित हो जाता है और साथ ही पदार्थ की रचना भी पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। दूध से दही का बनना वह रासायनिक परिवर्तन है। 2 नंबर देखते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नवीन पदार्थ निर्मित नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में नवीन पदार्थ बनते हैं। तीसरा है, भौतिक परिवर्तन में कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। अगर कारण इसमें से हटा देंगे, तो जैसे चांदी का कड़ा आप बनाए हैं तो उसको गला देंगे तो फिर वो चांदी का एक टुकड़ा बन जाएगा। तीसरा, कारण हटाए जाने पर भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं करता है। अगर दूध से दही बन गया तो फिर हम उसको दूध नहीं बना पाएंगे। यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि चौथा देखते हैं। भौतिक परिवर्तन में न तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और न ऊष्मा शोषित होती है। चौथा, रासायनिक परिवर्तन में या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा शोषित होती है। पांचवा दिया हुआ है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन में बदलाव हो जाता है। सातवां दिया, इसमें वस्तु के भार में कोई अंतर नहीं आता है। छठवां दिया हुआ है, रासायनिक परिवर्तन में वस्तु के भार में अंतर नवीन पदार्थ बनने के कारण आ जाता है।
पदार्थ दाब के प्रभाव से पदार्थों का केवल आकार तथा स्वरूप परिवर्तित होता है। 7वां, रासायनिक परिवर्तन में अधिक दबाव पर नवीन पदार्थ बनते हैं। उदाहरण के लिए दिया हुआ है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण: पानी का बर्फ या वाष्प में बदलना, नमक का चीनी या पानी में घुलना, पदार्थ का चूर्ण बनना, लोहे में चुंबकत्व उत्पन्न होना, यह सब भौतिक परिवर्तन है। किसी चीज का चूरा बना दे रहे हैं तो वो भी एक भौतिक परिवर्तन है। उदाहरण के लिए रासायनिक परिवर्तन: दूध से दही का बनना, पदार्थ का जलना, कागज को जला देंगे तो वो फिर कागज नहीं बना पाएंगे। कागज का कटना भी एक दूध का फटना अथवा दूध का जमना, भोजन का पचना, लोहे की कील पर जंग लगना, यह रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। चंद्रग्रहण देखते हैं, इसको हमने अति लघुत्री में भी किया था। आइए चंद्रग्रहण समझ लेते हैं। चंद्रग्रहण पूर्णमासी के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, इतना बात आप जरूर ध्यान देंगे, तो चंद्रग्रहण पड़ता है। चंद्रग्रहण में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में छुप जाता है। यदि चंद्रमा पृथ्वी की परिछाया में हो तो चंद्रमा कतई दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति में पूर्ण चंद्रग्रहण होता है। यदि चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की उपछाया में हो तो वह भाग हमें आंशिक रूप से दिखाई देता है। इस स्थिति को आंशिक चंद्रग्रहण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। फसलें कितने प्रकार की होती हैं? फसलों के प्रकार: फसलें 3 प्रकार की होती हैं: खरीफ, रबी और जायद। रबी की फसल: रबी की फसलें चना, मटर, मसूर, सरसों, बरसीम, गेहूं, जौ, मेथी तथा आलू हैं। ये फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। खरीफ की फसल: खरीफ की फसलें मूंग, ग्वार, अरहर, लोबिया, मक्का, ज्वार, बाजरा, ढैंचा, सोयाबीन, धान, मूंगफली, कपास तथा जूट है। खरीफ की फसलें जून जुलाई माह में बोई जाती हैं। जायद की फसल: गर्मियों में जून तथा तक खरबूज, तरबूज, ककड़ी, लौकी, करेला आदि फसलों की खेती की जाती है। इन फसलों को जायद की फसल कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 20 से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। मृदा, मिट्टी से आप क्या समझते हैं? मृदा: मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी की सतह बनाता है। मृदा का निर्माण लाखों वर्ष की प्रक्रिया है। मृदा के निर्माण में अनेक बाहरी शक्तियां अपना प्रभाव चट्टानों पर डालकर उन्हें निर्बल कर देती हैं, जिससे उनके बारीक बारीक कण पृथक होते जाते हैं तथा मृदा का निर्माण होता रहता है। मिट्टी के निर्माण में भूकंप, ज्वालामुखी जैसी भौतिक शक्तियां बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर चट्टानों को सरका देती हैं। रासायनिक शक्तियां चट्टानों में पाए जाने वाले यौगिक, जल, वायु आदि से विभिन्न रासायनिक क्रियाएं मिट्टी बनाने में सहायक हैं। इसके अतिरिक्त जैविक शक्तियां भी सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा मिट्टी के निर्माण में सहायता करती हैं। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला दिया हुआ है, इसमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक में पूर्ण केंद्रक विकसित होता है। दूसरा दिया है, ये आदिम कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटिक जो है वो आदिम कोशिका है और यूकैरियोटिक सुविकसित कोशिका है। तीसरा दिया है, कोशिका द्रव्य पूर्ण कोशिका में फैला रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में द्रव्य पूर्ण रूप से फैला रहता है।
और जो यूकैरियोटिक में होता है कोशिका द्रव्य कोशिका एवं कोशिका कला के बीच सीमित रहता है। चौथा दिया हुआ है केंद्रक कला तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती है। केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होती है। पांचवा दिया हुआ गोल्जी निकाय अंतःप्रद्रवी जालिका लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक में गोल्जी निकाय अंतःप्रद्रवी जालिका तथा माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। लवक केवल पादप कोशिका में होते हैं। छठा दिया हुआ है रिक्तिका अनुपस्थित होती है। रिक्तिका उपस्थित होती है यूकैरियोटिक में। प्रश्न नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित के सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण बेकिंग सोडा और धावन सोडा का सूत्र लिखना है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम है। यह कॉटन टेक्सटाइल उद्योगों में लीलन लॉन्ड्री में विरंजित कपड़ों को धोने के लिए प्रयोग होता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। यह पेट की अम्लता को कम करने तथा जल की कठोरता को कम करने के लिए प्रयोग होता है। सी है धावन सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। थोड़ा इनमें कंफ्यूजन रहता है तो इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। कपड़े धोने के लिए धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र होता है Na2CO3। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। आइए 68 देखते हैं। मिट्टी या मृदा। मिट्टी जीवों के लिए एक वास स्थान का कार्य करती है। इसमें केंचुआ, चींटी, दीमक, सांप, नेवला, चूहा तथा लोमड़ी आदि जंतुओं के रूप में तथा बैक्टीरिया, कवक एवं शैवाल पादप के रूप में होते हैं। भोजन के विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण तथा जल पौधे पेड़ पौधों को मृदा से ही प्राप्त किया जाता है। मृदा का उपयोग भवन निर्माण तथा बर्तन निर्माण में भी किया जाता है। अतः इससे स्पष्ट है कि मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है। मिट्टी के प्रकार देखते हैं। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? मिट्टी के प्रकार। मिट्टी निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहली है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी के कणों का आकार अधिक होने के कारण इनमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है तथा इनके कणों के बीच में वायु अधिक होती है। इस मिट्टी में पोषक तत्व तो नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के कण बारीक होते हैं तथा मिट्टी में सबसे कम छिद्र के कारण पानी का अवशोषण अधिक होता है, परंतु धीरे धीरे होता है। अतः पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपयोगी मानी जाती है। दोमट मिट्टी देखते हैं। दोमट मिट्टी बालू, चिकनी मिट्टी एवं गाद के मिश्रण को कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निक्षेपित महीन गाद से निर्मित होती है। काली मिट्टी। काली मिट्टी ज्वालामुखी शैलों से बनी होती है। यह नमी को लंबे समय तक संजो कर रखती है। भारत में यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। यह मिट्टी कपास, गेहूं आदि की फसल उगाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला देखते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी अग्नेय शैलों से निर्मित यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी एवं पूर्वी भागों के उष्ण एवं शुष्क भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, परंतु उर्वरकों की सहायता से इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। सातवां है लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी पश्चिमी घाट, नागपुर के पठार एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में पहाड़ी प्रदेशों की गर्म जलवायु और वर्षा के अधिकता वाले क्षेत्र में पाई जाती है। भारी वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह के पोषक तत्व धुलकर बह जाते हैं, अतः यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती है।
हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में मिट्टी का आवरण बहुत पतला है, जबकि घाटियों में यह आवरण अधिक गहरा है। 9वां है बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी बलुई एवं दोमट मिट्टी का सम्मिश्रण है। इसमें रेत की मात्रा 60% से 80% तक होती है तथा शेष चिकनी मिट्टी होती है। आलू और मूंगफली की उपज हेतु यह मिट्टी उपयुक्त होती है। 10वां दिया है पथरीली मिट्टी। पथरीली मिट्टी प्रायः पहाड़ी प्रदेशों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी के साथ कंकड़ पत्थर भी मिले रहते हैं। आगे दिया हुआ है देसी हल। कभी कभी पूछ देता है यह प्रश्न, चित्र बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देसी हल का सचित्र वर्णन कीजिए। देसी हल यह साधारण किस्म का हल होता है। यह भूमि में 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक की गहराई की मिट्टी कुरेदता है तथा यह 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर का चौड़ा मुंह बनाता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला दिया हुआ है हरीश, जो हरी से है। परोदा था पाथा, परोदा था पाथा। फाल ब्रज या फनी, फार जो होता है ये फार होता है नुकीला सा, ये फनी होती है। हत्थी था मुट्ठी, हत्था दिया हुआ है। पचारस था पफाना, हरित, गोखल, नेतन, छड़। 2-4 नाम आप याद कर लीजिएगा, आपका काम निकल जाएगा। चित्र को 2-3 बार बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 71 नंबर देखते हैं। डिबलर जो बुआई के काम आता है। ऊपर हमने कल्टीवेटर और डिबलर के बारे में पढ़ा है, फिर से डिबलर को देखते हैं। डिबलर रबी फसल के बीजों गेहूं, जौ आदि को बोने का साधारण यंत्र है। यह लकड़ी अथवा लोहे का बना रहता है। इसमें आमतौर पर 3 कतारों में समान दूरियों पर खूंटी बनी होती है। इसके मध्य में हत्था होता है जिससे इसे उठाया जाता है। इसके द्वारा बने छिद्रों में बीज बोया जाता है। इस विधि से फसल का औसत उत्पादन अधिक होता है। प्रश्न नंबर 72 देखते हैं। कीटनाशक का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कीटनाशकों के प्रभाव के कारण हर वर्ष लाखों लोग बीमार पड़ते हैं, जिनमें से अधिकतर लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। अशिक्षा, सुरक्षित उपकरणों के अभाव एवं कीटनाशकों की विषाक्तता के कारण छिड़काव करने वाले किसान मजदूर कैंसर, अंधेपन, अर्थराइटिस, उल्टी, दमा, श्वास, ट्यूमर आदि रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। इन रसायनों को प्रयोग से भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है। भूमि में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया क्रमशः मंद पड़ने से उपजाऊ मिट्टी रेय अथवा अम्लीय में बदल जाती है तथा प्रकृति में स्वतः चलने वाली जैविक नियंत्रण प्रक्रिया भी नष्ट होने लगती है। कीटों जैसे मधुमक्खी आदि को भी इनसे खतरा उत्पन्न होता है। कीटनाशक दवाओं को अगर आप घास पे मार दें, उस दिन बारिश हो गई और यह अगर किसी तालाब में पानी जाएगा तो प्रदूषित होकर वहाँ की मछलियों को भी मार देगा। तो कीटनाशक का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप अपने से भी कुछ अंश जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। 73 खेतों में बीज बोने की विधियों का वर्णन कीजिए। खेतों में बीज बोने की विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है छिटकाव विधि, जो प्रायः हम लोग प्रयोग करते हैं छिटकाव विधि का। यह विधि उन स्थानों पर अधिक काम में लाई जाती है जहां खेतों में फसलों के लिए अच्छी नमी होती है। इस विधि में बीजों को खेत में छिटका कर हल चलाकर पाटा फेर देते हैं। दूसरा है हाथ से बुआई। इस विधि में एक व्यक्ति हल के कूड़ के पीछे से कुछ कुछ बीज हाथ से डालता रहता है। इस प्रकार सारे खेत में बीज कूड़ों में बो दिया जाता है। इसके बाद पाटा फेर दिया जाता है। तीसरा है नरई द्वारा बुआई। यह एक प्रकार की देसी सीड ड्रिल होती है। इसकी सहायता से बीज ठीक जगह पर भूमि में 5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की गहराई तक गिरता है और साथ ही मिट्टी से ढकता जाता है। चौथा दिया हुआ है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल 2 प्रकार की होती है। प्रथम बैलों से चलाई जाती है तथा दूसरी ट्रैक्टर आदि से सहायता से प्रयोग की जाती है। इस बीज रखने के लिए एक बॉक्स होता है,
उसमें छोटे छोटे ट्यूब भी लगे होते हैं। ये ट्यूब नीचे की ओर सीड ड्रिल की कूड़ बनाने वाली फाली के पास बीज को गिराते हैं, जो सीड ड्रिल मशीन को चलती है। उसमें बीज डालने के लिए छोटी छोटी धातु की बनी हुई प्याली होती है। 74 नंबर देखते हैं, सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई कृत्रिम विधियों द्वारा फसलों की वृद्धि तथा उपज बढ़ाने हेतु जल का जो प्रयोग किया जाता है उसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई भूमि को जल देने की एक प्रक्रिया है जिससे में फसल को उचित पानी दिया जाता है, जिससे फसल एवं पौधों की भरपूर पैदावार हो सके। 75 नंबर देखते हैं, सिंचाई की प्रमुख विधियां बताइए। सिंचाई की प्रमुख विधियां क्यारी विधि है, कूड़ विधि है, द्रोणी और वलय विधि है, छिड़काव विधि है, स्प्रिंकलर विधि, बॉर्डर विधि है, ड्रिप विधि है, प्रवाह विधि है। यह सिंचाई की प्रमुख विधियां हैं। प्रश्न नंबर 76 देखते हैं, कृषि कार्य में जुताई का महत्व बताइए। जुताई भूमि को फसल बोने योग्य बनाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे जुताई कहते हैं। बीज पड़े फल अच्छा दे, जितना गहरा जोत खेत, ये कहावत है। कहावत पर कम ध्यान दीजिएगा। खेती के लिए खेत की जुताई का विशेष महत्व होता है। खेती की जितनी जुताई होगी उतनी ही उत्तम फसल होती है। जुताई से मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है और खेतों को गहराई तक जोतकर मिट्टी को वायु के संपर्क में लाया जाता है। जुताई का मुख्य उद्देश्य भूमि को मुलायम करना, ताकि उसमें वायु, गर्मी एवं सर्दी का ठीक तरीके से आवागमन हो सके और वह पानी सोखकर उसे संचित कर सके। हल चलाना, खोदना, पाटा देना एवं जोत के अन्य यंत्रों से भूमि को उपजाऊ बनाना, यह समस्त जुताई के अंतर्गत आते हैं। आप अपने से भी कुछ इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और अपने से इसको लिखिएगा, आप लिख ले जाएंगे। प्रश्न नंबर 77 देखते हैं, खेतों की बुआई में बीजों का चुनाव कैसे करें बताइए। बीजों का चुनाव, बीज नए पौधों को जन्म देते हैं, अतः इनका चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे स्वस्थ तथा मिलावट रहित तथा उनमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र में एवं समय के लिए बीजों की जो अगेती, मध्या एवं पछेती प्रजातियां कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई हैं उन्हें ही बोना चाहिए। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, ऊर्जा का मापन कैसे करेंगे, स्पष्ट कीजिए। ऊर्जा का मापन, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अतः प्रत्येक कार्य करने वाली वस्तु में कुछ न कुछ ऊर्जा होती है। जैसे फेंकी गई ईंट खिड़की के शीशे को तोड़ सकती है, जलता हुआ कोयला जल को भाप में बदल सकता है, आदि। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। ऊर्जा का मात्रक एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये चीज ध्यान देने योग्य है। प्रश्न नंबर 79 देखते हैं, अब मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा अपरदन, मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने तथा मूल स्थान से हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। यह तेज आंधी, तूफान और वर्षा के जल द्वारा होता है। मृदा का एक स्थान से मूल स्थान से हट जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। प्रश्न नंबर 80 देखते हैं, उत्तम भंडार गृह की प्रमुख विशेषता बताइए। एक अच्छे भंडार गृह की विशेषता, पहला है भंडार गृह पक्के सीमेंट के बने होने चाहिए तथा इस प्रकार के बने हो जिनकी सफाई आसानी से हो सके। भंडार गृह जो मजबूती से बना होना चाहिए तथा उसकी साफ सफाई अच्छे से की जाए।
दूसरा है भंडार गृह हवा पानी से सुरक्षित होना चाहिए क्योंकि नमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सामान खराब हो सकती है। भंडार गृह में चूहों का प्रवेश रोकने हेतु उसके चारों ओर एक चिकनी एवं चपटी कॉलर बना देनी चाहिए। भंडार गृह को कीट रोधी दवाओं से स्वच्छ कर देना चाहिए। पांचवा है भंडार गृह में गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए समुचित व्यवस्था वेंटिलेटर होना चाहिए। 81 देखते हैं। उत्तम फसल उत्पादन के लिए आवश्यक तथ्यों पर प्रकाश डालिए। फसलों का सफल उत्पादन। फसलों के सफल उत्पादन के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं होती हैं। पहला है आपका सर्वप्रथम खेत में हल चलाकर मिट्टी का पलटना एवं शिथिल करना जिससे कि मिट्टी कृषि योग्य हो सके। आगे देखते हैं हम लोग 85। मृदा अपरदन के क्या कारण है बताइए। मृदा अपरदन ऊपर हमने देखा है। मृदा अपरदन के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है तीव्र हवा, दूसरा है मिट्टी का प्रकार, तीसरा भूमि का ढाल, पशुओं को चरने से, वर्षा की अधिकता, वनों के कमी से, तापमान में परिवर्तन, हवा से कटाव, नदियों के बाढ़ से कटाव के कारण यह सब होता है। देख लीजिए पहला तीव्र हवाएं। तीव्र हवाओं के साथ धूल उड़ती है, अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही मृदा अपरदन है, हट जाना। अगर मिट्टी अपने मूल स्थान से हट गई तो वह मृदा अपरदन में आ जाएगी। तो हवाओं से धूल का उड़ना, वनों की कमी से मिट्टी का कटाव होता है। तीसरा दिया मिट्टी का प्रकार, कैसी मिट्टी है, तापमान में परिवर्तन होने से भी होता है, भूमि का ढाल, हवा के से कटाव, पशुओं के चरने से, नदियों के बाढ़ में कटाव जो होता है, एक स्थान से नदियां बाढ़ के समय दूसरे स्थान पर मिट्टी काट के ले जाती हैं। नौवां दिया हुआ है वर्षा की अधिकता से भी मिट्टी कटती है, आप ध्यान जानते होंगे। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं बताइए। तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है अधिक वन लगाए जाने चाहिए और उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। दूसरा दिया हुआ है कि नदियों के आसपास की भूमि की सुरक्षा करनी चाहिए, बांध एवं जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा दिया हुआ है अधिक क्षेत्रों में कृषि करनी चाहिए, कृषि करने के तरीकों में भी सुधार करना चाहिए। चौथा दिया हुआ है मरुस्थलों में अधिक पेड़ लगाने चाहिए। पांचवा दिया हुआ है कृषि क्षेत्र में बेकार पानी के निकास हेतु नालियां बना देनी चाहिए। छठा दिया ढालू जमीन पर सीढ़ीदार खेती की जाए। सातवां दिया हुआ है फसलें अदल बदल कर बोनी चाहिए। आठवां दिया हुआ है हवा से भूमि कटाव को रोकने हेतु हरी खाद या कंपोस्ट खाद डाली जाए। पेड़ों की पट्टियां लगाकर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। नौवां दिया है परतदार कटाव रोकने के लिए खेतों पर मेड़ बना देनी चाहिए और उस पर कोई वनस्पति उगा देनी चाहिए। बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटाव कम करने हेतु क्षेत्र के दोनों ओर वन लगाकर पानी को उधर उधर निकाल देना चाहिए। इधर उधर पानी को निकाल देना चाहिए जिससे मिट्टी का कटाव न हो सके। जिससे भी मिट्टी का कटाव होगा मृदा अपरदन होगा। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं। ऊर्जा से क्या अभिप्राय है समझाइए। ऊर्जा वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता पैदा करती है ऊर्जा कहलाती है। अर्थात कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इतना भी आप लिख देंगे तो आपका ऊर्जा का काम हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसे उस वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा।
कोशिका किसे कहते हैं? आइए देखते हैं कोशिका किसे कहते हैं। मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर बना है। इन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। कोशिकाएं निर्जीव नहीं है, बल्कि ये शरीर की जीवित इकाइयां हैं। ये निरंतर गति करती हैं, श्वास लेती हैं, अपना पोषण कर वृद्धि करती हैं, व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं तथा जनन भी करती हैं। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित इकाइयों का समूह है। यह मानव शरीर की निर्णायक इकाइयां हैं। शरीर निर्माण में यह ठीक उसी प्रकार कार्य करती हैं जैसे एक भवन निर्माण में ईंट कार्य करती है। कोशिकाएं जीवधारियों में पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकतर जीवधारी बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा। एक कोशिकीय जीवों को एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीयों को बहुकोशिकीय कहते हैं। ऊपर हमने पढ़ चुका है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 89 बात करते हैं, कोशिकाओं का वर्गीकरण कीजिए। प्रत्येक कोशिका की आंतरिक संरचना समाप्त होती है, लेकिन उनकी बाह्य आकार एवं कार्य अलग अलग होते हैं। कार्यों और आकार के आधार पर कोशिकाओं को कई भागों में बांटा गया है। पहला है रक्त कोशिका। रक्त में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं एवं लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं गोल तथा तस्तरी की भांति उभरी हुई होती हैं तथा श्वेत कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं। दूसरा है पेशी कोशिका। पेशी कोशिकाएं पतली एवं लंबी और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। यह परस्पर मिलकर पेशी ऊतकों का निर्माण करती हैं, जिसके द्वारा शरीर के समस्त आंतरिक एवं ऐच्छिक अनैच्छिक अंग क्रियाशील रहते हैं। अस्थि कोशिकाएं। अस्थि निर्माणक कोशिकाओं को अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं तथा चारों ओर बारीक छोटे छोटे रेशे निकले रहते हैं। चौथा है तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिका की संरचना शरीर की अन्य कोशिकाओं से बहुत अलग होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के दो भाग होते हैं। ऊपरी भाग चौड़ा तथा असमान आकार का होता है, जिसे कोशिका पिंड कहते हैं। इसमें केंद्रक होता है। पांचवा दिया हुआ है संयोजी कोशिकाएं। संयोजी कोशिकाएं परस्पर मिलकर संयोजी ऊतकों का निर्माण करती हैं, जो शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। छठवां दिया हुआ त्वचा या छादक कोशिकाएं। ये कोशिकाएं पतली झिल्ली के आकार की होती हैं। ये आपस में मिलकर आच्छादक ऊतकों का निर्माण करती हैं। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, अतः पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत भी सूर्य को ही माना जाता है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊर्जा उष्मा तथा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर प्रवाह तथा जल चक्र की निरंतरता प्रदान करती है तथा संपूर्ण जीवन को संपोषित करती है। पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी भोजन द्वारा पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का संपोषण होता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। आज सभी देशों के वैज्ञानिकों का मत है कि विश्व में प्रतिदिन खपत होने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 50,000 गुनी ऊर्जा सूर्य से प्रतिदिन मिलती है। अतः ऊर्जा संकट से उबरने का एकमात्र उपाय सौर ऊर्जा को अधिकाधिक उपयोग में लाना है। इसके लिए सौर कुकर, सौर जल ऊष्मक एवं सौर सेलों का उपयोग प्रारंभ किया जा चुका है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 51,
सौर ऊर्जा का दोहन किस प्रकार करेंगे? सौर ऊर्जा का दोहन निम्नलिखित दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष रूप से। सौर ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से दो प्रकार के प्रयोग में लाई जा सकती है। एक तो उसे ऊष्मा के रूप में संग्रहित करके एवं दूसरा उसे सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके। जिन युक्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करके उपयोग में लाते हैं उन्हें सौर तापन युक्ति कहा जाता है। सोलर हीटिंग डिवाइस जैसे सोलर कुकर, वे युक्तियां जिनमें सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है उसे सौर सेल कहा जाता है या कहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा को अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित दो प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। पहला है पौधों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा जैव द्रव्यमान में परिवर्तित करके। दूसरा दिया हुआ है वायु सागरीय लहरों एवं सागर के विभिन्न जल स्तरों में तापांतर के फलस्वरूप होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके। इस तरह से हम सौर ऊर्जा का उपयोग अपने करते हैं। ऊतक देखते हैं 92। ऊतक क्या है, इसके प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जीवधारियों का शरीर अनगिनत कोशिकाओं से बना होता है। कुछ जीवधारी सरल तथा एक कोशिकीय होते हैं जैसे अमीबा, युगलिना, पैरामीशियम, जीवाणु, क्लोरेला, शैवाल आदि। इनमें सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा पूरित होती हैं, जबकि बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवधारियों में विभिन्न जैविक क्रियाएं अलग अलग कोशिकाओं, ऊतक तंत्र एवं अंग द्वारा संपन्न होती हैं। विभिन्न समूहों में कोशिकाएं विशिष्टीकरण के फलस्वरूप निश्चित कार्य को करने की क्षमता रखती हैं। कोशिकाओं का वह समूह जो उद्गम, संरचना तथा कार्य में समान होता है ऊतक टिश्यू कहलाता है। विभिन्न ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं। विभिन्न ऊतक तंत्र मिलकर अंग बनाते हैं। ऊतकों के प्रकार ऊतक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संवहन ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। यह ऊतक हैं आपके। आइए 93 नंबर देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में ऊतक का क्या महत्व है? शरीर में ऊतकों का निम्नलिखित महत्व है। पहला है कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म आकार की होती हैं। ये शरीर की आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाती। इन कार्यों को ऊतक की सफलतापूर्वक करते हैं। ऊतकों की उपस्थिति के कारण भ्रम का विभाजन होता है, अर्थात भिन्न भिन्न ऊतक अपने अपने विशिष्ट कार्यों को पूर्ण करते हैं। तीसरा है ऊतक से मिलकर ऊतक तंत्र एवं ऊतक तंत्र के मिलने से अंग बनते हैं। अंग विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं। चौथा है विभिन्न अंगों के बीच कुछ ऊतक संयोजन का कार्य करते हैं, जैसे रुधिर तथा लसिका विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने अथवा लाने ले जाने का कार्य करते हैं। पांचवा है कुछ ऊतक शरीर की बाह्य वातावरण से सुरक्षा करते हैं अथवा सुरक्षा करने में सहयोग देते हैं, जैसे उपकला ऊतक शरीर पर विशिष्ट आवरण बनाते हैं। तंत्रिका ऊतक बाह्य आघातों की सूचना मस्तिष्क को देते हैं तथा उसके नियमन कार्य के रूप में उन अंगों को कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करते हैं जो सुरक्षा के योग्य हैं। प्रश्न 6वां देखते हैं। कुछ ऊतक शरीर का विशिष्ट स्वरूप बनाने में सहायता करते हैं, जैसे कंकाली ऊतक, पेशी ऊतक आदि। स्पष्ट है कि ऊतकों का शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्रश्न नंबर 94 देख लेते हैं। पवन चक्की से क्या अभिप्राय है? पवन चक्की का उपयोग कुएं तथा जल स्रोत से पानी खींचने के लिए तथा जल पंप को चलाने के लिए, गेहूं पीसने की चक्की को चलाने हेतु
कुम्हार के चाक को घुमाने के लिए तथा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पवन ऊर्जा द्वारा पाल नाव को खेना, पवन ऊर्जा के द्वारा जो नाव खेने का जो उपाय देखते हैं उसको, नाव को पानी में चलाने के लिए भी पवन ऊर्जा अर्थात वायु की गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसके लिए नाव में लकड़ी का एक खंभा लगाकर उस पर एक बड़ा कैनवास कपड़ा लगाते हैं जिसे पाल कहते हैं। इसके द्वारा जो जिधर हवा बहती है उसे अवरोध पैदा करने पर वह उधर नाव जाती है। आगे देख लेते हैं 95। मशीन क्या है, यह कितने प्रकार की होती है? मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बल के परिमाण को बदला जा सके, अर्थात उसकी मदद से एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर उसका प्रभाव दूसरे बिंदु पर और किसी दूसरी दिशा में उत्पन्न करके कुछ कार्य आसानी से किया जा सके। सरल मशीनों के प्रकार। सरल मशीनें निम्न प्रकार की होती हैं। पहला उत्तोलक, दूसरा पेंच, तीसरा झुका तल, घिरनी, पहिया और धुरी। यह मशीनें सरल मशीनें हैं। आगे हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगली कक्षा में आपका विज्ञान समाप्त हो जाएगा। तो धन्यवाद।